Hello, friends. Welcome to An Academy. This is me, Dr. Siddharth Arora. मिशन 2026 2026 में जो लोग प्रीलिम्स या फिर मेंस का सपना देख रहे हैं उनके लिए ये स्ट्रैटेजी वीडियो है एंड आई वुड रियली टेल यू कि बाकी सब कुछ छोड़ दो, इस वीडियो को लास्ट तक देख लो और इसमें फायदा सिर्फ तुम लोगों का है और किसी का नहीं है. मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड बिकॉज देयर इज समथिंग वेरी पर्टिनेंट, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं तुम्हारे साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं. वॉच टिल द एंड. छोटा वीडियो है लेकिन दिस विल बी अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट इन योर लाइफ, एटलीस्ट इन सो फार एज यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन इज कंसर्न. इस दौरान के मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं, एक बात सच में कमेंट सेक्शन में लिख दो कि क्या तुम्हें अंदर ही अंदर दिल में कहीं इस बात का 100% यकीन है. आर यू 100% कॉन्फिडेंट कि अगर तुम कोशिश करोगे तो इस एग्जाम को क्रैक कर लोगे, वर्सेस कि तुम्हें अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं डाउट है कि मैं चाहे जितना मर्जी पढ़ लूं मैं इस एग्जाम को पास नहीं कर पाऊंगा. ए चॉइस पहले वाला, बी चॉइस दूसरे वाला. ए चॉइस फुल कॉन्फिडेंस, बी चॉइस डर लग रहा है. थिंक अबाउट इट. और मैं 2 मिनट में ये वीडियो स्टार्ट करूंगा, तब तक कमेंट सेक्शन में ए और बी डाल दो. मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर का एनवायरनमेंट क्या है. बिफोर वी स्टार्ट, कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स है फ्रॉम अनअकैडमी. अनअकैडमी आपके लिए बहुत अच्छे ऑफर्स लेकर आया है. सो फर्स्ट ऑफर इज फ्लैट 60% ऑफ प्लस 12 मंथ फ्री है. 22,999 में आपको ये मिल रहा है. सो दिस इज एन अमेजिंग ऑफर. प्लीज याद रखना मेरा कोड SIDLIVE SIDLIVE एंड यूटिलाइज दिस. एक और इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स 2025 की टेस्ट सीरीज मिल रही है. यू ओनली हैव टू पे ₹1. क्या बात कर रहे हो, टोटल 44 मॉक टेस्ट जीएस प्लस सीसैट आपको मिल जाएगा. अब इससे अच्छा मौका तुम्हें क्या मिलने वाला है, आई रियली डोंट नो. यू वांट टू हैव अ गुड शॉट एट दिस एग्जाम, प्लीज डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. डोंट फॉरगेट द कोड SIDLIVE SIDLIVE. चलो जी, अब तक मुझे ऐसे उम्मीद है, ओके, क्योंकि ये लाइव नहीं है सेशन, राइट, तो आई एम ऐसा प्रेइंग, होपिंग एंड ऑल्सो विशिंग कि इस टाइम तक तुम अपने अपने कमेंट्स डाल चुके हो. लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हें एक प्रॉब्लम बताना चाहता हूं. प्रॉब्लम यह है कि इस एग्जाम को पास करने के लिए सब लोग तुम्हें ना बुक्स बताते, ये बुक्स पढ़ लो, ये पीडीएफ उठा लो, ये न्यूज़पेपर देख लेना, ऐसे नोट्स बना लेना, एटसेट्रा 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 एटसेट्रा, जाने क्या क्या है, राइट. हाउएवर व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्जाम, जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है माइंडसेट. तुम्हारा मानसिक एनवायरनमेंट क्या है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है. मन के माने जीत है और मन के ही माने हार होती है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. इस एग्जाम की प्रिपरेशन में सब लोग इंटेलिजेंट है, सब पढ़ रहे हैं, सबकी मेहनत है, सबके पास किताबें, सब अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेजेस से पास आउट हुए. लेकिन इस एग्जाम में जो 1-1.5 साल की प्रिपरेशन जर्नी होती है, उसमें तुम्हारा जो माइंडसेट होता है ना, वो कई बार बर्बाद हो जाता है. सो इफ यू लुक एट द स्क्रीन राइट नाउ, तुम में से बहुत सारे लोग इन वीडियोस के साथ, इसके साथ रिलेट कर पाओगे. कभी कभी इस एग्जाम में तुम अचानक कॉन्फिडेंट फील करोगे, अरे भाई दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं जीत रहा हूं या फिर जीत रही हूं. एंड कभी कभी तुम बिल्कुल ही गिव अप कर बैठोगे, नहीं यार मुझसे हो ही नहीं सकता, और यू नो तुम यू विल गिव इट अप. फिर उसके ही भी बीच में एक बड़ा मेजर स्पेक्ट्रम होता है. कभी कभी तुम घबरा जाते हो, कोई तुम्हें यह बात बोलता है भाई बहुत टफ है यार, सिर्फ 700-800 सीट्स है, कैसे करोगे, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है. ऐसे ऐसे स्टैटिस्टिक्स तुम्हारे साथ शेयर किए जाते हैं. उसके बाद फिर कभी कभी तुम्हें फ्रस्ट्रेशन होने लगती है, यार मैं ज्योग्राफी पढ़ूं कि हिस्ट्री पढ़ूं कि पॉलिटी पढ़ूं कि आर्ट एंड कल्चर रिवाइज करूं कि एमसीक्यूज करूं कि आंसर राइटिंग करूं. देयर इज नो एंड टू इट. फिर तुम फ्रस्ट्रेट होने लगते हो. कभी कभी तुम्हारे ना अंदर ही अंदर शंका आने लग जाती है, क्या यार, क्या डिड आई टेक द करेक्ट स्टेप इन माई लाइफ, क्या इससे अच्छा मैं शादी कर लेके खत्म कर देता, या कोई और जॉब कर लेता, या प्राइवेट जॉब ले लेता, या एटसेट्रा एटसेट्रा. 100 डिफरेंट क्वेश्चन बम्बार्ड यू. आंसर करना कमेंट में, अगर ऐसा तुम में से कुछ ना कुछ, इन 5 में से कोई ना कोई तुम्हारी शक्ल सूरत से मिलती हुई लग रही है कि नहीं. ऐसा हो नहीं सकता अनटिल अनलेस तुम बिल्कुल ही या तो एकदम ही अमृत चखे हुए लोग हो कि जिसके साथ कभी कोई बुरा ही नहीं हुआ, या फिर तुम सबसे बड़े झूठे हो कि ऐसा तुम्हारे साथ ना हुआ. बिकॉज आज तक मैंने तो नहीं देखा, 15 साल की मेरी जर्नी रही है एज यूपीएससी एजुकेटर, मुझे तो नहीं लगता
कि ऐसा कभी हुआ होगा कि किसी भी एस्पिरेंट को इन पांचों में से किसी एक वैरायटी में अपना चेहरा या अपना मानसिक एनवायरनमेंट ना दिखाओ। आइदर वेज, तो ये सारा खेल क्या है? सारा खेल है माइंडसेट का। और याद रखना, इस माइंडसेट को बिगाड़ने वाले कई सौ मिल जाएंगे। एक बार चले जाओ गलियों में जहां पर यूपीएससी एस्पिरेंट्स है, एक से बढ़कर एक सैंपल मिलेंगे। कोई तुम्हें डराएगा, कोई तुम्हें सीक्रेट सॉस बताएगा, कोई तुम्हें सीक्रेट पीडीएफ बताएगा, कोई किसी टीचर की बुराई करेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मैं इस बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, इसलिए मैं तुम्हें सचेत कर रहा हूं। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, आज का पूरा वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जो 2026 में 2026 में पहली बार अटेम्प्ट करें। पहला मैं आज तुम्हें सिर्फ फर्स्ट पार्ट में तुम्हारा माइंडसेट क्लियर करना चाहता हूं। तुम में से बहुत सारे लोगों को यह बात दिखाई जाएगी और बताई जाएगी कि यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू क्रैक दिस एग्जाम। याद रखना, फेलियर इज ओनली इन योर माइंड। ये सिर्फ तुम्हारे माइंड में है। तुमको एब्सोल्यूटली ये बता दिया जा रहा है कि यार तुम, और ये दूसरा भी हो सकता है, ओवर कॉन्फिडेंस, या तेरे से अच्छा तो कोई नहीं, या फिर तेरे से बेकार कोई नहीं। आइदर वेज इट्स जस्ट अ कैप्चर ऑफ योर माइंड। सारा खेल माइंडसेट को ठीक करने का है, एंड इट इज इजियर सेड देन डन। इतना आसान होता नहीं है। तो एक स्टोरी है, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो एक षड्यंत्र किया गया। दुर्योधन ने मामा शल्य, जो कि एक्चुअली पांडवों के मामा थे, उनको चाल से, उनको अतिथि के तरह उनका सत्कार करके, उन दिनों ऐसा बोला जाता था कि अगर तुमने किसी के घर पे खाना खा लिया, नमक खा लिया किसी का, तो यू आर एक्चुअली ओब्लाइज कि आपको उनकी बात माननी पड़ेगी। तो दुर्योधन ने झूठ से मामा शल्य को अपनी साइड कर लिया, जबकि ही वॉज सपोज टू फाइट ऑन द साइड ऑफ द पांडव्स। अब पांडव्स कुछ कर नहीं सकते थे, मामा शल्य कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन मामा शल्य को गुस्सा आया। मामा शल्य ने सोचा कि मैं ना लड़ तो लूंगा, लेकिन मैं इनके माइंडसेट को खराब करूंगा। सो उनको बनाया गया सारथी। सारथी बनाया गया उनको कर्ण का। नाउ कर्ण वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पावर ऑफ द कौरव्स आर्मी। तो मामा शल्य उनको बार बार हतोत्साहित करते थे, माइंडसेट से उनको डिस्टर्ब करते थे। तो जिस सुबह कर्ण को अर्जुन से लड़ना था, तो ऑब्वियसली अर्जुन अर्जुन थे, कर्ण भी कर्ण थे, बट इट वॉज अ बराबरी की लड़ाई। डर तो सब तरफ था। सो मामा शल्य ने सुबह से ही उनको ना डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर दिया, और उन्होंने बोला, अरे कर्ण, डर लग रहा होगा तेरे को, आज भयंकर युद्ध होने वाला है, अर्जुन अर्जुन है, अर्जुन गांडीवधारी है, तेरे को डर नहीं लग रहा, कांप नहीं रहा तू, अंदर से तेरे को कपकपाहट नहीं हो रही, कहीं वो तेरे को मार दे। अब मामा शल्य का इरादा यह था कि किसी तरह से कर्ण का माइंडसेट फेलियर माइंडसेट बना दे, बट कर्ण कर्ण था। कर्ण ने बोला, मामा जी, मैं समझ रहा हूं कि आप क्या कह रहे हैं, मैं समझ रहा हूं कि आपकी क्या मंशा है, मैं समझ रहा हूं कि आप ये जो कर रहे हो इससे मैं हतोत्साहित हो रहा हूं, और आपको लग रहा है कि मैं अब चिल्ला के बोलूंगा कि मैं डर नहीं रहा हूं। आई एम अ ट्रू वॉरियर। मैं एक सच्चा योद्धा हूं, और वो काठ के योद्धा होते हैं, वो लकड़ी के, वो टॉय, वो काठ के योद्धा होते हैं जिन्हें डर नहीं लगता। वो काठ के योद्धा होते हैं जिन्हें यह नहीं पता होता कि मैं जहां जा रहा हूं वहां मौत मेरा इंतजार कर रही है। वो काठ के योद्धा होते हैं जिन्हें यह नहीं पता होता कि मेरे पास ताकत है तो क्या हुआ, मेरे दुश्मन के पास भी है। मैं एक सच्चा योद्धा हूं, मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं उसको रैशनलाइज करता हूं, मैं समझता हूं, मैं उसको वे करता हूं, क्या मेरी ताकत है, क्या मेरी कमजोरी है। डर अच्छी चीज होती है, लेकिन वो डर मुझे फेलियर नहीं बना सकती। ये एक ट्रू वॉरियर की पहचान है। तो अपने माइंड को कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है। 3 मेंटल पैटर्न्स होते हैं ऑफ फेलियर। सबसे पहला पैटर्न होता है वी बिकम डिफेंसिव। जैसे इस केस में ही अगर करण ये बात बोलने लग जाता कि अरे मामा जी, नहीं नहीं, मैं क्यों डरूंगा, मैं तो दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी हूं, मुझे तो डर ही नहीं लगता। यू आर बिकमिंग डिफेंसिव। जो सच है वो सच ही रहेगा, लेकिन उसको रैशनलाइज करना तुम्हारा काम है। सो ये तुम्हें बहुत सारे लोग बोलेंगे, यार इतनी टफ एग्जाम है, डर तो लग रहा होगा। डरने वाली चीज है, वर्ल्ड की सबसे टफ एग्जाम है।
डरने वाली चीज है, लेकिन मैं रैशनलाइज करूंगा, मैं उसे टाइम टेबल में डिवाइड करूंगा, मैं बिट्स एंड पीसेस में करूंगा। ऐसा थोड़ा ना कि कल सुबह ही एग्जाम देनी है। देयर इज टाइम ऑल्सो, देयर आर मेंटोर्स ऑल्सो, देयर आर एजुकेटर्स ऑल्सो, देयर आर हेल्प अवेलेबल। तो मैं उसको यूज करूंगा। ये पहला पैटर्न को अवॉइड करना। दूसरा इज वी फियर द डिसअप्रूवल ऑफ अदर्स। हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला अगर हमसे कोई सवाल पूछता है तो हमें उसको जवाब देना, उसको कहीं ये ना लग जाए कि वो बुरा ना मान जाए, कहीं वो मुझसे बात करना बंद ना कर दे। सच ये कीमत होती है। सच में सामने वाले को बुरा भी लग सकता है। अदब और अधिकार से बोलना सीखो। जो सच है उसको ले इट डाउन ऑन द टेबल। फैक्ट्स मस्ट बी लेड डाउन ऑन द टेबल। सामने वाले को उसके बाद भी बुरा लगे, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। हाँ टफ एग्जाम है, हाँ मेरा ये सब्जेक्ट कमजोर है, हाँ मेरी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, आई विल वर्क ऑन इट। दिस इज इट। एंड लास्ट दिस, वी गेट इंटिमिडेटेड वेरी इजीली। तुम्हें डराना बड़ा आसान हो जाता है। तुम्हें मालूम है 10 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, सिर्फ 700-800 सीट्स है, कैसे पास होंगे? सवाल बहुत खतरनाक है कि 700-800 सीट्स ही है, कैसे पास होंगे? मुझे तो एक ही चाहिए ना भाई, आई नीड ओनली वन। बाकी 600 700 800 सीट दान में दे दी मैंने, आई डोंट वांट इट। इतना कॉन्फिडेंस रखना बड़ा जरूरी है। अननेसेसरली अपने आप को डराना बंद करो। आज मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुना रहा हूं, और ये बात सुनना और बड़े ध्यान से सुनना, और स्क्रीन पर से 1 सेकंड के लिए भी ध्यान मत हटाना, ठीक है? मैं तुम्हें एक कहानी सुना रहा हूं। ये हमारे बचपन में सुनाई जाती थी, अब पता नहीं तुमने इसको देखी कि नहीं, बट ये अल्लामा इकबाल साहब की एक बहुत अच्छी कहानी है। जो खासकर उर्दू मीडियम से पढ़े होते हो उनको ये बहुत अच्छे से पता होती है, बट आइदर वेज तुम भी सीख लो। ये कहानी है एक गिलहरी की और एक पहाड़ की। उस कहानी का नाम ही गिलहरी और पहाड़ है। ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं है, इसीलिए मैंने ये कहानी तुम्हारे साथ शेयर करनी ठीक समझी। सो एक दिन, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? थोड़ा सा सिट बैक, रिलैक्स, और एक एक वर्ड ध्यान से सुनना, ठीक है? एक दिन एक गिलहरी, छोटी सी गिलहरी, एक बड़े से पहाड़ के सामने आके खड़ी हो गई। एक गिलहरी एक बड़े से पहाड़ के सामने आकर खड़ी हो गई, और पहाड़ पहाड़ है, पहाड़ इतना बड़ा, गिलहरी इतनी नाजुक सी। तो पहाड़ को अकड़ में आना बनता था। तो पहाड़ ने गिलहरी को देखा, और ये है उनके बीच की कन्वर्सेशन। पहाड़ बोलता है गिलहरी से, जरा सी चीज है, इस पर गुरूर क्या कहना? ये अकल और ये समझ, ये शूर क्या कहना? अब पहाड़ बोल रहा है, तेरी बिसात है क्या? बिसात इस औकात है क्या? तेरी बिसात है क्या मेरी शान के आगे? जमी है पस्त मेरी आन बान के आगे। जो बात मुझ में है तुझको वो है नसीब कहां? भला पहाड़ कहां, जानवर गरीब कहां? तो पहाड़ जो है वो इतना पावरफुल है, वो अकड़ में दिखा रहा है। तो गिलहरी का माइंडसेट तो हो गया होगा ना डिफेंसिव, या फिर वो घबरा जाएगी, या फिर वो सामने वाले से बिल्कुल ही चिंता में आ जाएगी, यार इसको बुरा ना लग जाए। सो पहाड़ इस टाइम पर बोल रहा है गिलहरी को कि तेरी बिसात है क्या, तेरी औकात है क्या मेरी शान के आगे? नाउ इस तरह से तुम्हें अगर ऐसा कोई बोले तो गिलहरी से सीखना। तो गिलहरी चुप नहीं रही, गिलहरी ने जवाब दिया। गिलहरी ने बोला, जो मैं बड़ी नहीं तेरी तरह तो क्या परवाह, नहीं है तू भी तो आखिर मेरी तरह छोटा। हर एक चीज से पैदा खुदा की कुदरत है, कोई बड़ा कोई छोटा ये उसी की हिकमत है। बड़ा जहां में तुझको बना दिया उसने, ये भगवान ने, खुदा ने तेरे को बड़ा बना दिया। मुझे दरख्त पे चढ़ना सिखा दिया उसने। मेरे पास भी पावर है कि मैं दरख्त यानी कि पेड़ों पे चढ़ जाती हूं। कदम उठाने की ताकत नहीं जरा तुझ में, निरी बड़ाई है खूबी है और क्या तुझ में। जो तू बड़ा है, ध्यान से सुनना, जो तू बड़ा है तो मुझसा हुनर दिखा मुझको, ये छालिया ही जरा तोड़ कर दिखा मुझको। जो मैं बड़ी नहीं तेरी तरह तो क्या परवाह, नहीं है तू भी आखिर मेरी तरह छोटा। क्या लाइन है!
हर एक चीज से पैदा खुदा की कुदरत है, कोई बड़ा कोई छोटा तो उसकी हिकमत है। जो तू बड़ा है मुझसा, हुनर दिखा मुझको, ये छलिया ही जरा तोड़ कर दिखा मुझको। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो गिलेरी बोल रही है कि कुछ क्वालिटीज तुम्हारे पास है, कुछ क्वालिटीज मेरे पास है, ये भगवान ने बना के दी है। नहीं है चीज निकम्मी कोई जमाने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। थिंक अबाउट इट, क्या लाइन है। कोई निकम्मा नहीं कुदरत के कारखाने में। गॉड हैज गिवन एवरीवन सर्टेन पावर्स, सर्टेन स्ट्रेंथ्स, सर्टेन पॉजिटिव। हो सकता है तुम्हें ज्योग्राफी ना समझ में आ रही हो सकता है तुम्हें पॉलिटी समझ में आने लग जाए, हो सकता है तुम्हें मेमोराइजेशन की पावर ज्यादा हो सकता है सामने वाला आंसर बेटर लिख सके। यू विल हैव टू वर्क ऑन योर वीकनेसेस एंड यू विल हैव टू इंक्रीज योर स्ट्रेंथ। ये हर एक, तुम्हें क्या लगता है जीनियस बनते हैं? कहां लिखा हुआ है? मैंने तो नहीं देखा, मैंने ये कभी भी नहीं देखा है कि इस एग्जाम के लिए तुम्हें जीनियस बनने की जरूरत है। हेनरी फोर्ड, जो कि जिनके पास जो शायद एक टाइम पे वर्ल्ड के रिचेस्ट आदमी थे, वो बोलते थे वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कैन नॉट, आइदर वे यू आर राइट। बहुत जरूरी बात है माय डियर फ्रेंड्स। तुम ये कहानी शुरू कर रहे हो, तुम ये सफर आज स्टार्ट कर रहे हो, और इसीलिए बड़ा जरूरी है अपने माइंडसेट को हमेशा बोलना आई कैन, पॉजिटिव एटीट्यूड जरूर रखना। हाउएवर, मैं सिर्फ बातों में नहीं बोल रहा हूं, मैं तुम्हें यह भी बता देता हूं कि करना क्या है। मैं पहले 3 कदम आज तुमको इस वीडियो में बता देता हूं व्हाट टू डू। स्टेप नंबर 1, अगर तुम इस पढ़ाई में स्टार्ट कर रहे हो तो एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दो। स्टार्ट रीडिंग दोस एनसीईआरटी बुक्स। बहुत सारे लोगों को एतराज है कि वो एनसीईआरटी पढ़ना चाहते भी है कि नहीं चाहते। मेरी बात मान लो, एनसीईआरटी की किताबें पढ़ी भी जा सकती हैं, उसको समझने में भी ज्यादा कठिनाई नहीं होती, और सबसे इंपॉर्टेंट है उनका रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत फेवरेबल है। तुम्हें जो पढ़ने में जितना एफर्ट लगेगा ना, उससे कई ज्यादा उसका रिवॉर्ड मिल जाएगा। सॉलिड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है। मैं खुद बताता हूं, मुझे लोग गॉड ऑफ पॉलिटी बोलते हैं मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सपर्ट हूं, लेकिन मैं कितने बार देखता हूं और मैं हैरत में पड़ जाता हूं कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो उसके जो कॉन्सेप्ट्स है वो एकदम क्लैरिटी में आते हैं, क्योंकि वो बहुत सिंपल भाषा में लिखे होते हैं। एंड सेकेंड, दिस इज समथिंग दैट आई हैव बीन रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, दैट एनसीईआरटी इज अ सरकारी बुक, इट इज रिटन बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ। सो ऑब्वियसली उसकी एक ऑथेंटिसिटी है, एक रेलेवेंस है। डोंट मिस दिस पार्ट। तो स्टेप नंबर 1, हर सब्जेक्ट के एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दो, और इसको रिवर्स ऑर्डर में पढ़ना स्टार्ट कर दो। पहले 12वीं और 11th 12th 11th पढ़ो, फिर 10th 9th 8th, जहां तक तुमको बिल्कुल बचकाना ना लगने लग जाए तब तक कर लो। 12th एंड 11th स्पेशली इंपॉर्टेंट है, आई गेस फॉर एवरी सब्जेक्ट ऑफ दिस। सेकेंड एयर इज कि अगर तुम पॉलिटी की तैयारी कर रहे हो, तो मैं पॉलिटी के बारे में बोल देता हूं। सो तुम लक्ष्मीकांत जरूर पढ़ो। ओके, आइदर तुम मेरी क्लासेस अटेंड करने से पहले या बाद में, और जो मर्जी एडिशन मिल जाए, लेटेस्ट मिल जाए ठीक है, नहीं होगा तो एक एडिशन पहले में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। स्टार्ट रीडिंग लक्ष्मीकांत। हमारा जो डीएनए है, एज एन हमें स्कूल और कॉलेज में जो हमको सिखाया गया है, वो हमको ज्यादातर फोकस करवाया गया है बुक रीडिंग पे। सो आई वुड सजेस्ट कि तुम बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दो। ये तुम आज से स्टार्ट करते हो, ये सॉलिड बुक्स है, इसको आप मत मिस करो, ये बड़े काम के बुक्स है। और अगर तुमको उस टाइप का माइंडसेट है कि तुम्हें बुक के साथ वीडियोस देखने हैं, तो तुम्हें मालूम है कि आई हैव अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन और रादर थैंक्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू, कि एक मेरा वीडियो सीरीज है विच इज द एंटायर लक्ष्मीकांत, और उस पर कुछ 67 लाख व्यूज आए हुए, 6.7 मिलियन व्यूज है। तुम उसका फायदा उठाओ, वो उस वीडियो को देखते रहो, साथ में बुक पढ़ते रहो। आई थिंक इट विल रियली हेल्प यू। ये हो गया स्टेप नंबर 2। एंड स्टेप नंबर 3 इज स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स पढ़ना तुम्हें एक वो एज दे देगा जो शायद ही तुम्हें कोई और स्टेप दे पाएगा। तुम्हारी लैंग्वेज बेटर हो जाएगी, तुम्हें करंट अफेयर्स समझ में आ जाएंगे, तुम्हें आंसर राइटिंग समझ में आ जाएगी, तुम्हें समझ में आ जाएगा हाउ टू अप्रोच अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। एक सवाल और इसमें बड़ा कॉमनली आ जाता है कि सर द हिंदू पढ़नी है कि द इंडियन एक्सप्रेस पढ़नी है। बी माई गेस, यू कैन रीड एनी ऑफ देम, आई डोंट माइंड। सो बी रीडिंग एवरीथिंग इज व्हाट मैटर्स। वेदर यू रीड द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, आई डोंट केयर, बिकॉज अल्टीमेटली यू विल बी एबल टू डिस्कर्न। तुम समझ जाओगे कि कौन सी चीज कब पढ़नी है।
मैं बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी बताई मैंने, कुछ मैंने बड़ी चीज नहीं बताई। करने वाले अगर तुम हो तो तुम चैंपियन बन जाओगे। अभी के लिए सिर्फ स्टेप 1 2 3 भी कर लोगे ना, और उसी को बार बार करते रहोगे ना, तुम्हारी परफॉर्मेंस पावर पैक्ट हो जाएगी। इंस्टेड ऑफ की डूइंग 1000 डिफरेंट थिंग्स, मैं तुम्हें सजेस्ट करूं जिसमें से तुम 1000 में से 999 करोगे नहीं और एक के चक्कर में फेल हो जाओगे, मत करो। ये 3 स्टेप्स को रिपीट करो, ट्रस्ट मी यू विल बी ऑन अ फार बेटर प्लेस रादर देन जो तुमको स्पून फीडिंग की जा रही है ऑन यूट्यूब चैनल्स बाय वेरियस सो कॉल्ड एजुकेटर्स, वो नहीं काम आता। ये प्रैक्टिकल है। डू दिस 1 2 3 रिपीट, 1 2 3 रिपीट, 1 2 3 रिपीट टिल सच टाइम कि तुम्हें खुद पता चल जाए कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना भी है कि नहीं। मेरी बात मान लेना, ना तो मुझे लगता है दुनिया में कोई इस तरह का जीनियस की जरूरत है, ना होता है जो ये एग्जाम देने आ रहा है। नोबडी इज एंड नोबडी नीड्स टू बी अ जीनियस टू क्रैक दिस एग्जाम। ये बड़ी ही साधारण इंटेलिजेंस वाले स्टूडेंट्स ने मेहनत के बल पर इस एग्जाम को बहुत अच्छी तरह से क्रैक किया। मुझे नहीं लगता है कि जीनियस की जरूरत भी है टू क्रैक दिस एग्जाम। इनफैक्ट इस एग्जाम का नाम ही जनरल स्टडीज है, GS1 GS2 GS3, एक्सेप्ट ऑप्शनल जिसमें एक लेवल ऑफ एक्सपर्टीज की जरूरत है। मोर और लेस तुम्हारा बहुत साधारण इंटेलिजेंस है, लिटिल अबव एवरेज इंटेलिजेंस, बट डेडिकेशन और डिसिप्लिन पे तुम ये एग्जाम पास कर जाओगे। कभी कभी जमाना ऐसा भी प्रॉब्लम दे देता है कि जब तक कुछ तुम रेवोल्यूशनरी नहीं बोलो, कभी कभी तुम जादूगरी वाली बातें ना करो, तो तुम्हें लाइमलाइट ही नहीं मिलती, तुम्हें अटेंशन ही नहीं मिलता। मुझे उम्मीद है कि मैं इस वीडियो में जो केवल साधारण बातें बताई है, जो सिंपल बातें बताई है, वो तुम्हें मान जाओगे। तो आवाजों की इस दुनिया में खामोशी पहचाने कौन, ये बड़ा जरूरी है कि तुम इसी 1 2 3 को फॉलो करो। ट्रस्ट मी 2026 इज वेटिंग फॉर यू। सो मेरा काम है तुम्हें बताना, तुम्हारा काम है इसको अमल में लाना और इसको समझ के करना। जहां तक हमारी मदद की जरूरत है, मैंने तुम्हें इस टाइम बहुत सारे ऑफर्स बता दिए। डोंट मिस दिस ऑफर्स एंड आई वुड रियली सजेस्ट कि अननेसेसरली अपना टाइम वेस्ट मत करो। यूज माई कोड सिडलाइव, ऑफर्स अच्छे हैं, पैसे बच जाएंगे एंड वी विल बी हैप्पी टू टीच यू। In the words of An Academy, let's crack it. Until next time, God bless. Thank you and Jai Hind.